इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी और एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में हम लोग बहुत सारी वेक्टर फील्ड्स की स्टडी करते हैं। लेकिन अगर वेक्टर फील्ड्स हमारे क्लियर नहीं है, वेक्टर ऑपरेशंस क्लियर नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो उन दोनों ही सब्जेक्ट को समझने में हमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो अगर किसी ने मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, इंजीनियरिंग फिजिक्स में पहले से स्टडी कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को समझने से पहले हमें वेक्टर्स के बेसिक्स और फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स के बेसिक्स को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैं दो टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूँ, एक स्केलर और एक वेक्टर। ये स्केलर और वेक्टर दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी के टाइप हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर के पास केवल और केवल होता है मैग्नीट्यूड, है ना, लेकिन वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस साथ में उसके डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दो पॉइंट हैं ए और बी, और ए और बी दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? सपोज 10 मीटर है। ये 10 मीटर मेरी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब मैं आपसे कहूं कि ए पॉइंट से अगर मैं बी पॉइंट पर जा रहा हूं, ए पॉइंट से अगर मैं बी पॉइंट पर जा रहा हूं, मेरा मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो मुझे कितना चलना पड़ेगा? 10 मीटर चलना पड़ेगा। और ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। लेकिन ए पॉइंट से बी पॉइंट किस डायरेक्शन में है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं ए पॉइंट से 10 मीटर इधर चलूं, हो सकता है मैं ए पॉइंट से 10 मीटर इधर चलूं, या हो सकता है ए पॉइंट से 10 मीटर इधर चलूं, या किसी भी रैंडम डायरेक्शन में चलूं। अगर ए पॉइंट से 10 मीटर कहीं भी चलता हूं तो क्या हर बार मैं बी पॉइंट पर आता हूं? क्या इस वाले रास्ते पे चलूंगा तो बी पे पहुंचूंगा? इस पे, इस पे, इस पे, किसी पे नहीं पहुंचूंगा। अगर मैं केवल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलूंगा तो ही मैं बी पॉइंट पर पहुंचूंगा 10 मीटर चलने के बाद, अदरवाइज मैं बी पॉइंट पर नहीं पहुंचूंगा। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मैं ए और बी के बीच डिस्टेंस देखता हूं 10 मीटर, तो वो 10 मीटर हो सकता है ए से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी बीच की डिस्टेंस 10 मीटर हो। लेकिन अगर मुझे ए से बी पर पहुंचना है तो वो 10 मीटर चलना है, किस डायरेक्शन में चलना है वो भी मुझे पता होना चाहिए। तो वो डायरेक्शन क्या है? अगर मैं इसको बोलूं तो ए और बी, यानी ए से अगर मैं ईस्ट की तरफ चलूंगा, ए से अगर मैं ईस्ट की तरफ चलूंगा तो मैं बी पॉइंट पर पहुंचूंगा। अगर मैं ए से साउथ की तरफ चलूंगा तो ये दूसरा पॉइंट है। ए से अगर मैं वेस्ट की तरफ चलूंगा तो ये दूसरा पॉइंट है। ए से अगर मैं नॉर्थ की तरफ चलूंगा तो दूसरा पॉइंट है। ए से अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलूंगा तो दूसरा पॉइंट है। लेकिन अगर मुझे ए से बी पर पहुंचना है तो मुझे स्पेसिफिकली जितनी डिस्टेंस है, जितना मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो वो डायरेक्शन प्लस कितना दूरी, कितनी कब कितना चलना है, कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, कितनी वैल्यू है उसकी, वो मेरा एक वेक्टर को शो करता है। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर में केवल और केवल एक डिफरेंस है, वो ये कि स्केलर के अंदर हमारे पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। अगर वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, लेकिन हो सकता है उस दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड सेम भी रहे। जैसे कि मैंने इन एग्जाम्पल में कई सारे पॉइंट्स मैं आपको दिखाया है, ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये जो पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए थे, ये वाले, ये सारे 10-10 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन अलग पॉइंट पर पहुंच रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी डायरेक्शन अलग थी। क्लियर हुआ? तो फिजिकल क्वांटिटीज आपको क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर, अगर मैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के मेरे पास कई सारे तरीके हैं। हो सकता है आपने एक तरीका पढ़ा हो जिसमें हम लिखते थे, सपोज एक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है तो उसको एक्स कैप लिख दिया, और वाई डायरेक्शन में भी है तो उसको हमने वाई कैप लिख दिया, ऐसे भी लिखते थे। बहुत से लोग, ये बहुत सी किताबों में ऐसे भी लिख रखा होता है ना, स्मॉल या कैपिटल कोई भी लेटर हो सकता है। बहुत सारी डायरेक्शन में ऐसे भी लिख, बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, या बहुत सारी बुक्स में आई और जे की फील्ड में, जे की टर्म में भी लिखते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको लिखना चाहो। ये सारे एग्जांपल्स मैंने 2 डायमेंशनल वेक्टर्स के दिए हैं, है ना। ऐसे ही 3 डायमेंशनल वेक्टर्स,
4 डायमेंशनल वेक्टर्स ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। हम मेनली इस पूरे सब्जेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हो चाहे एंटीना हो 3 डायमेंशनल वेक्टर्स की ही स्टडी करते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी भी स्पेस को क्लासीफाई करूंगा तो वो स्पेस को क्लासीफाई करने के लिए मैं 3 डायमेंशंस में उस पूरी स्पेस को क्लासीफाई कर सकता हूँ, है ना। तो सपोज अगर मैं बोलूँ एक डायरेक्शन में है मेरा एक्स, एक डायरेक्शन में है मेरा वाई और एक डायरेक्शन में है मेरा z, तो किसी भी पॉइंट को स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डायमेंशन सफिशिएंट है। और जो भी हम वेक्टर फील्ड्स की स्टडी करेंगे वो सारी की सारी फील्ड स्पेस पे बेस्ड हैं, इसीलिए हम उनको 3 डायमेंशनल वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम अपनी पूरी स्टडी को कॉन्सेंट्रेट करेंगे 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए। अब अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये 3 डायमेंशनल वेक्टर्स में, जैसे मैंने x लिखा है, यहाँ y लिखा है या z लिखा है, वैसे ही अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। अगर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूँ तो वो हो सकती है रो, फाई या z, और अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बात करता हूँ तो ये हो सकती है r, थीटा और फाई। ये कोई भी वेक्टर किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायमेंशनल सिस्टम के करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 2D में, तो 2D में हमने आई जे या 1x 1y या x कैप y कैप और x कैप कैपिटल और y कैप कैपिटल इस तरीके से रिप्रेजेंट करे थे। वैसे ही हम यहाँ पर रो फाई जेड या आर थीटा फाई के भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ओ ए वेक्टर था मेरा 3ax कैप, ओ बी वेक्टर था मेरा 3ay कैप। ठीक है, तो अगर मैं ए बी वेक्टर आइडेंटिफाई करूं तो वो क्या होगा। देखो, अगर ये मेरा ओरिजिन था, ओरिजिन से x और y एक्सिस मैंने बना ली, ये मेरी x एक्सिस थी, ये y एक्सिस थी, ये वाला वेक्टर था मेरा, ये पॉइंट था मेरा a, ये पॉइंट था मेरा b और ये पॉइंट था मेरा o। ठीक है, अब अभी मैंने ओ ए वेक्टर निकाला, यानी ओ से शुरू होने के बाद ए डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर। एक ओ बी वेक्टर था, ओ से शुरू होने के बाद बी डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर। तो अगर मैं ए बी वेक्टर निकालूं तो ए बी वेक्टर सबसे पहले तो होगा क्या, ए बी वेक्टर होगा ए से शुरू होने वाला बी की डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ए से शुरू होने वाला बी की तरफ जाने वाला वेक्टर। ठीक है, तो ए बी वेक्टर। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये हम देखते हैं, है ना, ये हमें निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो ओ ए हमने कैसे निकाला था, ओ ए निकाला था, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखूं तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, ये वाली वैल्यू x है, ये वाली वैल्यू y है ना। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सपोज ये 3 यूनिट थी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और ये भी 3 थी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होगा, ए पॉइंट पर x कितना है, x है 3, x की वैल्यू कितनी है 3, और y कितना है, y है 0। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 3,0। सिमिलरली अगर मैं बी की तरफ देखूं तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, अगर मैं ए ओ से बी पॉइंट पर जाता हूं तो मैं x कितना चलता हूं, मैं एक भी यूनिट x नहीं चलता। y कितना चलता हूं, मैं 3 यूनिट y चलता हूं। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0,3। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जब मैं ओ ए बना रहा था, ओ ए वेक्टर जब मैंने बनाया, ओ ए वेक्टर जब मैंने बनाया ये वाला वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर क्या करा मैंने इस ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट में से ओ वेक्टर के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दिए। अगर मैं ओ ए वेक्टर बना रहा था तो ओ ए वेक्टर को मैंने क्या करा, मैंने ए वेक्टर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 3,0 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए किसके 0,0। ठीक है, ये अब ध्यान रखना, ये हमेशा x है, ये हमेशा y है, ये हमेशा x है, ये हमेशा y है। ठीक है, तो अगर मैं वेक्टर बना रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 0, x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, y को y से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 माइनस 0 और दूसरा क्या हो जाएगा 0 माइनस 0। और चूंकि ये x डायरेक्शन में है और ये y डायरेक्शन में है तो हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा देंगे। x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना था 3ax कैप,
और वाई डायरेक्शन में कितना था, ए वाई कैप। तो यहाँ पर 0 ए वाई कैप होगा, तो वेक्टर कितना आ जाएगा 3a एक्स कैप। ओ ए वेक्टर कितना 3a एक्स कैप। सिमिलरली मैं ऐसे ही ओ बी वेक्टर भी निकाल सकता हूँ, वो कितना आ जाएगा 0a एक्स कैप और 3a वाई कैप। ये कॉमा भी लगा के लिख सकते हैं और हम चाहें तो प्लस करके भी लिख सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर ए एक्स कैप और ए वाई कैप रेस्पेक्टिवली है ही नहीं, तो सीधे सीधे हम इस वेक्टर को इतना भी लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर इक्वल टू 3a एक्स कैप और ओ बी वेक्टर इक्वल टू 3a वाई कैप। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, क्यों, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है 0। तो अगर किसी डायरेक्शन में मुझे 0 यूनिट चलना है तो उस डायरेक्शन में चलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 यूनिट चलना है। ठीक है, इसीलिए मैं इस वेक्टर को सीधे सीधे 3a एक्स कैप और 3a वाई कैप लिख सकता हूँ। अब अगर आप मुझे बताओ, मुझे ओ ए बी वेक्टर आइडेंटिफाई करना है, ए बी वेक्टर आइडेंटिफाई करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स में से ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। बी के कोऑर्डिनेट क्या है 0,3 है ना, और ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,0। अब मुझे बताओ, अगर मैं 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आता है -3, है ना, और अगर मैं 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये कितना आता है 3। ये है x और ये है y, दैट मीन्स वेक्टर कितना हो जाएगा -3a एक्स कैप प्लस 3a कैप, और ये मेरा वेक्टर होगा ए बी वेक्टर। क्लियर हो गया। ए बी वेक्टर को हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अगर यही सेम वेक्टर मेरा 3 डायमेंशन होता, तीसरी भी डायरेक्शन होती, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ और दूसरा कलर लेकर के मैं ये भी बोलता हूँ कि आपको इस डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन है और इस z डायरेक्शन में आपको 3 यूनिट और चलना होता, है ना, O से A, O से C, सपोज ये C पॉइंट है ना, 3 यूनिट और चलना होता। और अगर मैं यहाँ पर OC निकालता तो कितना होता, OC कितना होता है यहाँ पे, OC होता 3az कैप। ठीक है, तो ऐसे ही मैं ये तीनों वेक्टर्स को इजीली निकाल सकता हूँ वन बाय वन करके। तो मैंने OC निकाल लिया। अब अगर कोई मुझसे कहे कि आप AC वेक्टर आइडेंटिफाई करो, तो AC वेक्टर कितना होगा बताओ, AC वेक्टर होगा C वेक्टर माइनस A वेक्टर। C वेक्टर के कोऑर्डिनेट, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, अब यहाँ पर x y z तीन चीज आ गई हैं, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 3 है ना। तो अब यहाँ पर मैं तीसरा कोऑर्डिनेट और लगा दूंगा, यहाँ पर z की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर भी z की वैल्यू 0 हो जाएगी a और b पॉइंट्स पर। तो अब कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 3 0 y के, 0 3 0 ये y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, सॉरी b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 3 और a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0,0, क्योंकि ये जो 0 मैंने ऐड करा है ये z0 मेरा z का था। ठीक है, अब c में से a सब्ट्रैक्ट करना है, c के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 0 3 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है किसको 3 0 0 को, बताओ कितना आएगा, 0 में से 3 मतलब -3a एक्स कैप, 0 में से 0 यानी 0, कोई जरूरत नहीं लिखने की, और 3 माइनस 0 मतलब प्लस का 3 az कैप, एंड दैट विल बी दी आंसर। कितना हो जाएगा, AC वेक्टर विल बी -3a एक्स कैप प्लस 3az कैप। क्लियर हो रहा है। ऐसे ही हम किसी वेक्टर को सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्टेशियन यानी XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने कैसे रिप्रेजेंट करा, हमने लिया x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, प्लस y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, प्लस z डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी वेक्टर को लिखता हूं तो रो डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और रो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, प्लस फाइव डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, प्लस z डायरेक्शन मैग्नीट्यूड प्लस z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं, ये हो गया मेरा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ए को लिखने का तरीका क्या है, r डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड और r डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, थीटा डायरेक्शन का
मैग्नीट्यूड थीटा डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर प्लस फाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड फाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। ये हो गया मेरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो हमने कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमने वेक्टर देख लिया, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3D में, सिलेंड्रिकल का और स्फेरिकल का। ठीक है, अब बात आती है वेक्टर के ऑपरेशंस की। तो वेक्टर में कई सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्केलर में ऑपरेशन करते हैं, तो स्केलर को ऑपरेशन करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि हम एडिशन कर सकते हैं स्केलर का, है ना, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्केलर अगर होता है तो उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के तरीके अलग हैं, और अगर मैं वेक्टर के ऑपरेशन करता हूँ तो उनके तरीके अलग हैं। तो वेक्टर के ऑपरेशंस में अगर मैं वेक्टर को ऐड करता हूँ, है ना, अगर मैं एडिशन देखूँ, पहला एडिशन, तो एडिशन कैसे करेंगे, वेक्टर का एडिशन कैसे होगा। ठीक है, वेक्टर का एडिशन के लिए मुझे कुछ नहीं करना। अगर मैं एक वेक्टर है ये है ए वेक्टर, और अगर मैं दूसरा वेक्टर लूं, फॉर एग्जांपल बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए मैं इस वेक्टर के दूसरे वेक्टर को, जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मुझे निकालना है, और इसका रिजल्टेंट फॉर एग्जांपल आएगा सी वेक्टर फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर की टिप पर, ए वेक्टर का जो भी टिप होगा, ठीक है, उस ए वेक्टर की टिप पे मैं बी वेक्टर के बेस पॉइंट को, यानी जो स्टार्ट पॉइंट है उसको प्लेस कर दूंगा। तो अगर मैं इस बी वेक्टर को इस पॉइंट पर रख दूं, ठीक है, तो वो वेक्टर कैसे प्लेस होगा वो देखते हैं। देखो, ए वेक्टर तो मेरा रहा ये, है ना, ये ए वेक्टर है, और इस वेक्टर पर मैंने बी वेक्टर रख दिया, बी वेक्टर यानी ये वाला वेक्टर रख दिया। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर रखूंगा यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी बी वेक्टर। तो अगर मैं अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट और बी वेक्टर के एंड पॉइंट को मिला दूं, तो ये जो मेरा वेक्टर होगा, ये वेक्टर मेरा सी वेक्टर आएगा, और ये जो सी वेक्टर होगा, ये क्या होगा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। अगर मैं सब्ट्रैक्शन देखूं, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ए वेक्टर में ऐड कर दूंगा माइनस बी वेक्टर। ठीक है, कैसे करेंगे, ए वेक्टर क्या था मेरा, ए वेक्टर था मेरा ये वेक्टर। ठीक है, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर था, मैंने एज इट इज यहाँ पर ए वेक्टर लिख लिया। बी वेक्टर क्या था मेरा, बी वेक्टर था ये, बी वेक्टर था मेरा ये। ठीक है, ये मेरा बी वेक्टर था। अब मुझे माइनस बी निकालना है। माइनस बी कैसे निकालेंगे, माइनस बी होगा इसका उल्टा, मतलब इसकी 180 डिग्री ऑपोजिट। तो ये हो जाएगा ये वेक्टर, दिस वेक्टर विल बी माइनस बी वेक्टर। और अगर मैं इसके स्टार्ट पॉइंट को बी वेक्टर के माइनस बी वेक्टर के एंड पॉइंट से मिला दूंगा, तो दिस विल बी दी रिजल्टेंट वेक्टर, और वो वेक्टर हो जाएगा मेरा डी वेक्टर। ये हो जाएगा मेरा डी वेक्टर, और डी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दिस विल बी डी वेक्टर, डी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर हुआ। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, तो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करता हूं, फॉर एग्जांपल 3 इंटू 4, तो वो 12 होता है। लेकिन अगर मैं वेक्टर की मल्टीप्लाई करता हूं, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर, तो इसके बेसिकली दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं, वेक्टर की मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, एक तरीका है ये वाला, और एक तरीका है ये वाला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये डॉट और क्रॉस, ये जो चीज है इसको बोलते हैं क्रॉस, और ये बोलते हैं डॉट। तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और क्रॉस मतलब हमने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया है। और अगर मैं ये बोलूं, तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर मैंने डॉट लगाया है तो इसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं, तो वो मेरा क्या आता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आती है।
और डॉट प्रोडक्ट हमेशा मेरा स्केलर क्वांटिटी आती है, यानी मैग्नीट्यूड आता है। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आती हैं। ठीक है, तो जब भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो वेक्टर आएगा मेरा रिजल्टेंट आउटपुट, और जब भी मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा स्केलर यानी मैग्नीट्यूड आएगा मेरा रिजल्टेंट आउटपुट। किसी मैथमेटिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, जिसकी वैल्यू है, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 3ax कैप प्लस 4ay कैप। ठीक है, और अगर मैंने दूसरा वेक्टर लिया बी वेक्टर, जिसकी वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 5ax कैप। ठीक है, और y में भी जीरो है, z में भी जीरो है, तो मैं उसको नहीं लिख रहा। ठीक है, आसान हो गया, मेरे को उसको कम लिखना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, वो हमें देखना है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, और वो रूल्स क्या हैं, वो रूल्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है, इसको हम ऐसे समझते हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड ये तीनों डायरेक्शन में मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जेड डायरेक्शन है। मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। अब मैं ये कहूँ आपसे कि मेरे को इस डायरेक्शन के वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है इस डायरेक्शन के वेक्टर के साथ। ठीक है, सपोज मेरे को ए वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है बी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो मैं दो तरीके हैं निकालने के लिए, एक है मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और एक है मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मुझे कैलकुलेट करने के तरीके पता होने चाहिए। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, डॉट प्रोडक्ट वो वैल्यू है जिस वैल्यू में मुझे ये पता लगता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में क्या कुछ कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बोलता हूं एक वेक्टर मेरा ये है, और दूसरा बोलता हूं एक वेक्टर मेरा ये है। ठीक है, मुझे ये ए वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल, ये बी वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है। देखो ये पूरा का पूरा वेक्टर हॉरिजॉन्टल है, और ये पूरा का पूरा बी वेक्टर मेरा वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर मैं देखूं, अगर मैं इस बी पॉइंट के टॉप से देखता हूं ए वेक्टर की तरफ, तो मुझे क्या दिखता है, एक पॉइंट दिखता है। ये पूरा वेक्टर नहीं दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा। दैट मीन्स these two vectors have zero in common, nothing in common, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा एक डॉट प्रोडक्ट हो गया। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करूंगा, डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो मुझे जीरो मिलेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता तो क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का तरीका अलग होता। क्यों, क्योंकि वो मैं दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं पहले इसको देख लेता हूँ डॉट प्रोडक्ट में, तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कुछ रूल बनाते हैं। रूल बनाए गए हैं, इसी बेस पे बनाए गए हैं, क्योंकि जब ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें मुझे पता है एक्स वाई, वाई जेड, और जेड और एक्स के बीच में तीनों में ही 90 डिग्री का एंगल है। और 90 डिग्री का एंगल मतलब परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब उन तीनों ही डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा वन बाय वन, तो वो जीरो आएगा। दैट मीन्स अगर मैं ए एक्स कैप डॉट ए वाई कैप करता हूं तो मुझे मिलता है जीरो, क्योंकि एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं ए एक्स कैप डॉट ए जेड कैप करता हूं तो भी मैं देखूंगा कि इसका आंसर आएगा जीरो। क्यों, क्योंकि जेड और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में भी कुछ कॉमन नहीं है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में भी कुछ कॉमन नहीं है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में भी कुछ कॉमन नहीं है। दैट मीन्स एक्स वाई जेड, अगर ये दोनों ही वैल्यूज एक्स और वाई अलग अलग हैं तो मेरा आंसर है जीरो। एक्स और जेड अलग अलग हैं तो आंसर है जीरो। लेकिन अगर मैं बोलूं एक्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक्स डायरेक्शन के वेक्टर के साथ, तो इसका आंसर आएगा वन। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं ए एक्स कैप डॉट ए वाई कैप करूं, या ए वाई कैप डॉट ए एक्स कैप करूं, मेरा रिजल्टेंट क्या आना है,
0 आना है। ऐसे कई सारे केस हो सकते हैं, ठीक है, जब ये वाली वेक्टर वैल्यू यूनिट डायरेक्शन वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अलग अलग हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये दोनों ही सेम है तो 3 केस हो सकते हैं, ए एक्स डॉट ए एक्स, या फिर ए वाई डॉट ए वाई, या फिर ए जेड डॉट ए जेड। ये तीनों अगर तीन केस हो सकते हैं जिनमें ये दोनों ही वेक्टर सेम है ना, एक्स और एक्स, वाई और वाई, जेड और जेड। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं, 3a x प्लस 4a y डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे किसके साथ, 5ax के साथ। ठीक है, बाकी सब जीरो थे, तो ये a डॉट b हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि 3a x डॉट 5a x, मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी और दोबारा इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी और ऐड करके लिख दिया 4a y डॉट 5a x। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप, ये बीच में डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट यानी ये वाला, ये रूल लग जाएगा यहाँ पे, और ये जब रूल लगेगा तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एक्स डॉट ए एक्स 1, 3 इंटू 5 यानी 15, 15 इंटू 1, ठीक है, प्लस यहाँ देखो आप 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20। लेकिन ए वाई डॉट ए एक्स, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट यानी ए वाई डॉट ए एक्स ये आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 15 प्लस 0 यानी 15 यूनिट्स। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट में हम सिंपल ये रूल्स बना के चलेंगे। ये रूल्स हमें पता होने चाहिए कि अगर कोई म्यूचुअल ऑर्थोगोनल डायरेक्शन है, एक्स के लिए म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कितना है, वाई, एक्स और वाई दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और जब 90 डिग्री का एंगल है तो उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। सिमिलरली वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, उन दोनों के बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। सिमिलरली जेड और एक्स के बीच का एंगल है, उन दोनों के बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब हम इस तरीके के रूल्स बना सकते हैं। ये तीन रूल्स, दो रूल्स, एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड, यहाँ पर वाई जेड भी लिख लो, ए वाई डॉट ए जेड। अब चाहे y को पहले लिखो, चाहे x को पहले लिखो, चाहे z को पहले लिखो, रिजल्ट सेम ही रहना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम चाहे किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर के साथ करें, रिजल्टेंट चाहे a को पहले लिखें b को बाद में लिखें, चाहे b को पहले लिखें a को बाद में लिखें, आंसर सेम आएगा। अब देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एक वेक्टर। ठीक है, अगर मुझे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना है तो मेरा आंसर आएगा एक वेक्टर। वेक्टर आएगा मतलब उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, उसके लिए सिंपल हमारे पास एक तरीका है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, इसके थ्रू भी कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है ए, अभी पुराना वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3a x प्लस 4a y, और मेरा वेक्टर है बी, उसकी वैल्यू है 5a x। ठीक है, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो सबसे पहले हमें उनके क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट मुझे क्या बताता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट मुझे बताता है कि उन दोनों वेक्टर के बीच में सर्कुलेशन कितना है। मतलब x और y अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे तीसरी डायरेक्शन मिलेगी z। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड x और y से मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन उन दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगी। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो तीसरा वेक्टर जो होगा वो मेरा इस डायरेक्शन में होगा, चाहे इधर की तरफ चाहे उधर की तरफ, लेकिन होगा इन दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर रूल्स लिखूं तो ए एक्स क्रॉस ए वाई ये होगा मेरा ए जेड कैप, ए वाई क्रॉस ए जेड ये होगा मेरा ए एक्स कैप, और ए
जेड क्रॉस ए एक्स, ये होगा मेरा ए वाई कैप। ठीक है, ये तीनों ही रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों करा है मैंने, आप ध्यान से देखो, मेरे पास वेक्टर में एक रूल होता है, वो है लेफ्ट हैंड रूल, या आप किसी भी तरीके से मान लो। ठीक है, अगर वेक्टर है ए इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर है बी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो अगर मैं ए वेक्टर की मल्टीप्लाई बी वेक्टर से करता हूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि मैं किस वेक्टर से किस वेक्टर की तरफ जा रहा हूं। अगर मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जा रहा हूं तो मुझे ए से बी की तरफ चलना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं अपने हाथ की उंगलियां इधर रखूंगा ए की तरफ, ठीक है, और हाथ की उंगलियों को बी की तरफ मोड़ूंगा, ठीक है, तो जो मेरा थंब है, अंगूठा है ना, वो अंगूठा मेरा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये मेरी है फिंगर्स, ये मैंने फिंगर्स को बेंड करा जिस वेक्टर से मेरे को फिंगर्स की डायरेक्शन वाले वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है। फिंगर्स की डायरेक्शन में क्या वेक्टर था, ए वेक्टर, मैंने उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर से। बी वेक्टर किधर की तरफ है, इधर की तरफ है ना, ये मेरा बी वेक्टर है, तो मैंने बी वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को बेंड करा। ठीक है, तो जब मैं बेंड करूंगा, राइट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, राइट हैंड की बात कर रहा हूं, राइट हैंड की बात कर रहा हूं, तो राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो ए डायरेक्शन की तरफ है, और राइट हैंड की फिंगर्स को मैंने बी वेक्टर की तरफ बेंड करा। तो जो मेरा थंब है, ये थंब की जो डायरेक्शन होगी, ये मेरा उस वेक्टर के रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। यानी अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं x वेक्टर की मल्टीप्लाई, ये x था ये y था, इधर ए एक्स कैप है इधर ए वाई कैप है ना, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इस वेक्टर की मल्टीप्लाई अगर मैं इस वेक्टर के साथ करता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ फिंगर रखनी पड़ेगी एक्स डायरेक्शन में, और उन फिंगर को बेंड करना पड़ेगा इधर की तरफ, वाई की तरफ। तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो कुछ इधर की तरफ आएगी, और ये ध्यान से देखो आप, ये इन दोनों एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होगी, और वो क्या होगा, जेड डायरेक्शन होगी, यानी आंसर आ जाएगा ए जेड क्या। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा भी है एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू ए जेड क्या। क्लियर है, इसी तरीके से हम लोग ए वाई क्रॉस ए जेड कर लेंगे, इसी तरीके से हम लोग जेड क्रॉस ए एक्स कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है समझनी, कि अगर मैं x डायरेक्शन वाले वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करूं x डायरेक्शन वाले के ही साथ, है ना, तो ये क्या होगा, ये होगा जीरो, क्योंकि x डायरेक्शन में अगर मैं हूं और मुझे x डायरेक्शन में ही चलना है दूसरे वेक्टर के लिए भी, तो मैं अपने फिंगर को बेंड नहीं कर पाऊंगा। दैट मीन्स उन दोनों वेक्टर के बीच में सर्कुलेशन कितना है, जीरो है, सर्कुलेशन जीरो है। दैट मीन्स ए एक्स क्रॉस प्रोडक्ट विद ए एक्स, यानी अगर मैं एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे मिलता है जीरो। ए वाई क्रॉस ए वाई, ये भी मुझे मिलेगा जीरो। ए जेड क्रॉस ए जेड, ये भी मुझे मिलेगा जीरो। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक छोटा सा रूल और है यहाँ पर, वो और देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अभी हमने बात करी थी कि ए एक्स क्रॉस ए वाई, लेकिन ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है कि मुझे निकालना हो ए वाई क्रॉस ए एक्स, तब मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी x से y की तरफ चल रहा था, मतलब इधर से इधर की तरफ चल रहा था, ठीक है, ये x था ये y था। अब अगर मुझे y से x की तरफ चलना हो, ये y था और ये x था, अब मुझे यहां से इधर चलना है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स को किधर रखूंगा, y की तरफ रखूंगा, क्योंकि जिस वेक्टर से मुझे मल्टीप्लाई करनी है उस डायरेक्शन में मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स रखूंगा, राइट हैंड की फिंगर्स को रखूंगा। ठीक है, और मुझे बेंड करनी है अपने फिंगर्स को किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरा दूसरा वेक्टर गिवन है। ये दूसरा वेक्टर मेरा गिवन है एक्स डायरेक्शन में, तो मैं अपने फिंगर्स को बेंड करूंगा। तो जब मैं बेंड करूंगा तो ऑब्वियसली, अगर आप इस केस को प्रैक्टिकली करके देखो, तो पिछले वाले केस, इस वाले केस और इस वाले केस में केवल एक डिफरेंस है, आपका जो थंब है वो इधर डायरेक्शन में है इस स्क्रीन से
आउटवर्ड डायरेक्शन में आपकी तरफ है। और सेकंड केस में, ये मेरा सेकंड केस है जिसमें मैं y क्रॉस x कर रहा हूँ, इस वाले केस में यहाँ पर मेरा फिंगर जो थंब है, वो थंब मेरा इसके अंदर की तरफ है, आप से दूर डायरेक्शन में है, इस स्क्रीन की तरफ है। दैट मीन्स वो वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर होगा -az कैप। ठीक है, तो ax क्रॉस ay ये होगा az कैप, और ay क्रॉस az ये होगा -az कैप। ए वाई क्रॉस ए एक्स मेरा होगा -az कैप। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर मुझे पता है ए वाई क्रॉस ए जेड वो कितना होता है, वो होता है ए एक्स कैप। तो अगर मुझसे कोई कहे कि ए जेड क्रॉस ए वाई निकालो, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं माइनस का ए एक्स कर दूंगा। अगर कोई मुझसे कहे ए जेड क्रॉस ए एक्स, वो होता है ए वाई। ठीक है, तो अगर ए एक्स क्रॉस ए जेड करना हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा माइनस का ए वाई से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिंगर की डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी, मैं फिंगर को दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ रहा हूँ, तो मेरा थंब जो है वो अब ऑपोजिट हो जाएगा, 180 डिग्री ऑपोजिट हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर x y की तरफ है तो z, y z तो x, और z x तो y। सिंपल सा एक लॉजिक है। अगर मैं, ये x है, ये मेरा y है, और ये मेरा z है, अगर मैं x से y की तरफ चलता हूँ तो z मिलता है, अगर मैं y से z की तरफ चलता हूँ तो x मिलता है, अगर मैं z से x की तरफ चलता हूँ तो y मिलता है। लेकिन अगर मैं उल्टा चलूंगा इसमें कोई भी, तो मुझे माइनस चलना पड़ेगा। मतलब मैं हमेशा यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करूंगा, लेफ्ट हैंड सर्कुलेशन। x से y की तरफ या y से z की तरफ या किसी भी वेक्टर से किसी भी वेक्टर की तरफ चलना है, तो मैं हमेशा लेफ्ट सर्कुलेशन, यानी लेफ्ट साइड मुझे सर्कुलेट करना है। अगर राइट साइड मुझे सर्कुलेट करना पड़ रहा है तो मेरी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। आप अब इस चीज को एज्यूम कर सकते हो, आपने एक्स डायरेक्शन में फिंगर रखी राइट हैंड की और वाई डायरेक्शन की तरफ बेंड करा, तो आपको जेड डायरेक्शन मिलेगी। और अगर आपने वाई से एक्स की तरफ आना है तो आपको माइनस जेड डायरेक्शन में फिंगर मिलेगी। तो हमेशा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेशन होता है, तब तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है वेक्टर की फॉर्म में। और अगर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है तो तो मुझे निगेटिव वेक्टर की फॉर्म में सोल्यूशन आंसर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा ए वेक्टर इक्वल्स टू 3a x कैप प्लस 4a y कैप, और मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट करना है 5a x कैप के साथ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको a क्रॉस b लिखूंगा, और a क्रॉस b मतलब 3a x कैप प्लस 4a y कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद 5a x कैप। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिखूंगा 3a x कैप क्रॉस 5a x कैप प्लस, दूसरा हो जाएगा मेरा, ये तो पहला फैक्टर हो गया 3ax और 5ax, दूसरा हो जाएगा 4 और 5, दैट मीन्स 4a y कैप क्रॉस 5a x कैप। तो a x कैप क्रॉस a x कैप दैट इज 0, और 3 × 5 यानी 15, 15 × 0 दैट मीन्स 0, प्लस 4 × 5 यानी 20, और y क्रॉस x मतलब माइनस का az, तो माइनस का 20 az कैप मेरा आंसर हो जाएगा, माइनस का 20 az कैप। ये मेरा आंसर हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके को, इसी क्वेश्चन को हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे 3 by 3 की, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स की। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी 3 रोज हैं और ये मेरे 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, रो वाइज हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले a x कैप, दूसरा a y कैप, तीसरा az कैप। ठीक है, अब इस रो में, यानी इस सेकंड रो में हम लोग पहले वेक्टर का x y और z डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड रख देंगे, और दूसरी रो में, तीसरी रो में मतलब हम लोग दूसरे वेक्टर के x y z के मैग्नीट्यूड्स रख देंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा a वेक्टर और यहाँ पर आ जाएगा b वेक्टर। यहाँ पर a वेक्टर क्या था मेरा, 3a x कैप प्लस 4a y कैप प्लस 0az कैप। तो मैं यहाँ रख दूंगा 3, 4 और 0, 3, 4 और 0 रेस्पेक्टिवली यहाँ पर आ जाएगा।
सिमिलरली बी वेक्टर मेरा क्या था, 5ax कैप प्लस 0ay कैप प्लस 0az कैप। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, रेस्पेक्टिवली 5, 0 और 0 रख दूंगा। ठीक है, अब मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट यानी ए एक्स कैप लिया और मल्टीप्लाई करी 4 की 0 के साथ माइनस इस वाले 0 की इसके साथ। तो 4 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0, ये हो गया पहला। फिर जब हम सेकेंड एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पर लगा देते हैं माइनस, है ना। जब सेकेंड एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ माइनस लगा दिया, ए वाई कैप लिखा। ठीक है, ये और ये मैंने अभी छुपा दी। मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 5, 3 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 5। ठीक है, प्लस तीसरा एलिमेंट क्या था, ए जेड कैप। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए जेड कैप। अब मैं इसको और इसको हाइड कर दूंगा। ठीक है, क्या बचेगा, 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 5, 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 5। ठीक है, देखो ये 0 है, ये भी दोनों तरफ 0 है, तो ये तो 0 0 हो जाएंगे, कैंसिल, हटा दो, कोई जरूरत नहीं है इनको लिखने की। यहाँ देखो 3 इंटू 0 यानी 0 और 4 इंटू 5 यानी माइनस 20, ये माइनस इसलिए। ठीक है, माइनस 20 ए जेड कैप। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ए क्रॉस बी यही निकाला था, माइनस 20 ए जेड ही आया था। तो चाहे तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, चाहे तो आप डायरेक्ट मेथड से करो, दोनों से आंसर सेम ही आना है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद बचता है प्रोजेक्शन, वो और देखते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन की, वेक्टर का प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन बेसिकली दो टाइप से हम निकाल सकते हैं, एक स्केलर प्रोजेक्शन और एक वेक्टर प्रोजेक्शन, है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एंटीना में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में यूजुअली कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वेक्टर कैलकुलस के अंदर, वेक्टर अलजेब्रा के अंदर, कि किस तरीके से हम वेक्टर प्रोजेक्शन निकालेंगे। तो प्रोजेक्शन का सिंपल सा मतलब है, अगर मैं एक वेक्टर, ये है मेरे पास ए वेक्टर और ये वेक्टर है मेरे पास, मैं इसी पॉइंट से शुरू कर लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो। यह है वेक्टर मेरा बी वेक्टर, मुझे प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब मुझे बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर के ऊपर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ये दो तरीके से हो सकता है, अगर मैं स्केलर बोलूं या वेक्टर बोलूं। ठीक है, तो अगर मैं स्केलर प्रोजेक्शन की बात करता हूं तो स्केलर प्रोजेक्शन क्या होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है ए के ऊपर, यानी ये वाली वैल्यूज निकालनी, ये वाली वैल्यू निकालनी है मुझे, ये मैग्नीट्यूड है बेसिकली, इसको बोलेंगे स्केलर प्रोजेक्शन। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, तो मुझे इस डायरेक्शन यहां तक का वेक्टर निकालना है, इस ओरिजिन, इस पॉइंट से शुरू होने वाला और इतने मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालना है, तो ये हो जाएगा मेरा ब्लू वाला, ये हो जाएगा वेक्टर प्रोजेक्शन। ठीक है, बस ये दो चीज निकालनी है, कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं स्केलर प्रोजेक्शन की बात करूं, वेक्टर प्रोजेक्शन को भूल जाओ फिलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो अगर आप स्केलर प्रोजेक्शन की बात करते हो तो कैसे निकालोगे, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में फॉर एग्जांपल ये एंगल मुझे गिवन है थीटा। थीटा अगर गिवन है तो अगर मैं इसको वेक्टर ना मान के इसको एक स्केलर मानूं, ये वेक्टर ना है, फॉर एग्जांपल ये स्केलर है, एक लाइन ही है केवल। ठीक है, और एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। मुझसे कहा जा रहा है कि मुझे ये वाली वैल्यू बतानी है, तो ये कैसे निकालोगे आप, ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना। सपोज ये है 10, ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस मुझे आपको निकालनी है। निकाल सकते हैं ना, बहुत इजी है। इस डिस्टेंस की मैं अगर इस एंगल के कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कॉस ऑफ 45 कर दूं, किसका, 10 का, तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये वाला पॉइंट है मेरा सी, है ना, जिस पॉइंट सी पर मैं अगर बी वेक्टर के टॉप से, टिप से, है ना, मैं एक परपेंडिकुलर डालूं, ये मेरा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर ए पर आकर मिलेगा वो है पॉइंट सी। तो अगर मुझे ओ सी की वैल्यू चाहिए, ओ सी अगर मुझे निकालना है, तो ये मैग्नीट्यूड है, मतलब मैं मैग्नीट्यूड वेक्टर ना निकाल के मैग्नीट्यूड निकालना ओ सी। वो कैसे निकालेंगे? दिस विल बी सिंपली ओ बी, यानी ओ बी की जो भी डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई विद cos ऑफ थीटा, थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स बी एंड ए, ठीक है। तो ओ बी कितना है? फॉर एग्जाम्पल ओ बी लिया मैंने 10, है ना, और ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल है 45 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 10 cos 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/√2, 10/√2, दैट विल बी दी ओ सी मैग्नीट्यूड। और ये क्या है? ये है मेरा स्केलर प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर मैं वेक्टर प्रोजेक्शन की बात करूं, तो वेक्टर प्रोजेक्शन में दो चीजें होनी चाहिए। देखो, वेक्टर, अगर वेक्टर निकालता हूं तो वेक्टर के लिए क्या चीज होनी चाहिए? एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो मुझे पता लग गया ना, मैग्नीट्यूड तो मैंने ये निकाला अभी उसी, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ही तो है, ठीक है। स्केलर प्रोजेक्शन में क्या चीज़ है? मैग्नीट्यूड ही तो है। मुझे क्या करना है? मुझे इस वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी अगर मैं वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना चाहूँ, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ओ सी मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यानी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर मुझे गिवन होगा, ए वेक्टर गिवन है, फॉर एग्जांपल वही ले लेते हैं पुराना वाला 3ax कैप प्लस 4ay कैप। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ए वेक्टर कैसे निकालेंगे हम? वो निकालेंगे वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए कितना था? 3ax कैप प्लस 4ay कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक्स डायरेक्शन में स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन में स्क्वायर प्लस जेड डायरेक्शन में स्क्वायर और उसका अंडर रूट, यानी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 0 स्क्वायर 0, 9 प्लस 16 यानी 25, 25 प्लस 0 25, ये आ जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 होता है 5 मेरा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? दिस ए कैप विल बी, ए कैप कितना आ जाएगा मेरा? ए कैप यहाँ पर लिख लेते हैं हम, 3ax कैप प्लस 4ay कैप डिवाइड बाई 5, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूंगा? ओसी के साथ कर दूंगा, तो मेरा वेक्टर प्रोजेक्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया? वेक्टर प्रोजेक्शन कैसे हम निकाल सकते हैं। अब यही सेम चीज़ मैंने बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ ली है, यही सेम चीज़ अब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए या अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे इस वीडियो के एंड में जो आपने अपने क्वेश्चंस पूछते हो, डाउट क्लियर करते हो, या कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, या टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप इस पूरी की पूरी वीडियो को के लिंक को और इस जो भी पीपीटी काइंड ऑफ है, ये मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पर रेफरेंस ले सकते हो। कोई प्रॉब्लम अगर रहती है तो आप मुझसे फर्दर पूछ सकते हो उस वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में, ठीक है।